नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ मेरी तोमर। फरीदाबाद मेट्रो में आपका स्वागत है। आपको दिखाते हैं स्मार्ट सिटी फरीदाबाद की हर तमाम बड़ी और आपसे सरोकार रखने वाली खबर। शुरुआत करेंगे 35वें अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प सूरजकुंड मेले में देश विदेश के कलाकार अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। मेले में सोमवार की शाम हरियाणा के संगीतकार सोमवे सांगवान, रुचिका जांगड़ और बॉलीवुड सिंगर सलमान अली की नाम रही। मेले में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि सूरजकुंड मेले के माध्यम से आज हरियाणा की संस्कृति का प्रचार प्रसार दूसरे देशों में भी हो रहा है। हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां पर इस मेले के माध्यम से विभिन्न देशों की संस्कृति का आदान प्रदान होता है और आज हरियाणा संस्कृति ही नहीं बल्कि दूसरे क्षेत्र में भी अपनी छाप छोड़ रहा है। ये आज सूरजकुंड में 35वां मेला है और हरियाणा प्रदेश की अपनी पहचान है, खाने से, पीने से, गाने से, बजाने से। और हरियाणा प्रदेश कहीं भी चले जाइए इसकी अपनी धूम है और हरियाणा प्रदेश के लोग अपने गाने और बजाने में हमेशा इस चौपाल से, चाहे विदेशी लोग हों, हरियाणवी कल्चर के साथ अपनी शेयर करते हैं। और हरियाणा का खान पान भी एक अलग है और मैं हरियाणा कल्चर के लोगों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ अपनी जो संस्कृति को उसको बरकरार रखने। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में देसी नगाड़े की प्रस्तुति पर लोग नाचे बिना नहीं रह पा रहे हैं। वहीं विदेशी कलाकार भी अपनी परफॉर्मेंस का लोहा मनवा रहे हैं, जिन्हें दर्शक खूब पसंद कर मेले का लुत्फ उठा रहे हैं। नगाड़ा पार्टी के कलाकार ने बताया कि 1987 में जब पहली बार मेला शुरू हुआ था तो मेले की शुरुआत उनके नगाड़े से ही हुई थी। उस समय उनके बुजुर्ग भी मेले में आते थे और अपने परफॉर्मेंस देते थे और अब वे उसी परंपरा को बनाए रखते हुए अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ये जो नगाड़ा है कितने सालों से आता है और ये नगाड़ा कौन से गांव का है? सर, ये नगाड़ा यहाँ जब शुरू में सूरजकुंड का मेला शुरू हुआ था तब हमारे बुजुर्ग भी हमारे साथ थे और ये जब हमने यहाँ इसका उद्घाटन किया अपने नगाड़े से 87 में, उसके बाद हम यहाँ से जो है नहीं आ पाए और अब हम 4-5 साल से यहाँ रहे हैं। हमारे बाद में यहाँ पंचारी वाले आते रहे और हम अब यहाँ पूरी तैयारी करके यहाँ मेले में आते रहते हैं। हमें मेले वाले बुलाते रहते हैं और हमारी ये पुरानी संस्कृति है नगाड़ा। ये नगाड़ा जब भी बजता है ये एक मेल का प्रतीक दिखाता है। 10-20 आदमी इकट्ठे होकर इस पर अपना प्रोग्राम करते हैं। तो फरीदाबाद में 35वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला चल रहा है और इस बार विभिन्न हस्तशिल्पकारों के साथ विभिन्न फूड स्टॉल्स भी लगाई गई हैं, जिसका मेले में आने वाले दर्शक लुत्फ उठा रहे हैं। लेकिन इस बार मेले में चर्चा है मशरूम से बनी स्वादिष्ट देसी घी की जलेबियों और इसके साथ साथ मशरूम के पकौड़े, बिस्किट, जिसे लोग बड़े चाव से खा रहे हैं। आपको बता दें कि मेले में महर्षि वशिष्ठ नाम से 188 नंबर स्टॉल पर मशरूम के पकौड़े, जलेबी और बिस्किट उपलब्ध हैं, जिन्हें लोग खूब पसंद कर रहे हैं और चाव से खा भी रहे हैं। इस स्टॉल के ऊपर हमारा मशरूम का, मिठाइयों का, मशरूम के पकवान का कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ मैं, जो कि अपने आप में सबसे अलग है। जो मशरूम की हमारे हमने मशरूम के 2-3 प्रोडक्ट रखे हैं और जिसमें हम यहाँ मशरूम का जलेबी, घी इसके अंदर बीटा यूज करते हैं और मशरूम का पकोड़ा बनाते हैं। तो डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दाम बढ़ने से गृहिणियों के लिए रसोई चलाना मुश्किल हो रहा है। लगातार बढ़ रहे खाद्य पदार्थों के दामों में रसोई का बजट बिगाड़ के रख दिया है। पेट्रोल और डीजल के दाम तो लगातार बढ़ ही रहे हैं, लेकिन ऐसे में जो रसोई की गैस के दाम लगातार बढ़े हैं उससे कहीं ना कहीं गृहिणियों के लिए एक मुश्किल हालात से बन गए हैं। मुश्किल हालात इसलिए क्योंकि रसोई का जो बजट है उसमें अब उन्हें
परेशानी आनी शुरू हो गई है। ऐसे ही हम एक परिवार में पहुंचे हैं, गृहिणी हैं, उनसे बात भी करेंगे, लेकिन पहले दिखा देते हैं। देखिए गैस जल रही है, चाय गैस पर बन रही है, लेकिन ये चाय ज़रूर बन रही है, लेकिन गैस लगातार जो महंगी होती जा रही है वो कहीं ना कहीं इन गृहिणियों के लिए परेशानी का सबब भी बनती जा रही है। इनसे बात करेंगे, चूँकि केवल एक रसोई में गैस की ही नहीं, जो दालें हैं, तेल हैं, वो तमाम ऐसी चीज़ें हैं खाद्यान्न पदार्थ की जो उनके भी दाम बढ़े हैं। बात करेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंबिका शर्मा है। अंबिका जी, देखिए आप लगातार अब रसोई में काम कर रहे हैं, गैस भी जली रही है, क्या लगता है जिस तरह से लगातार जो दाम बढ़े हैं कुछ फ़र्क पड़ा है? दाम बढ़े हैं, फ़र्क तो पड़ा, बहुत ज़्यादा पड़ा है, क्योंकि बहुत महंगाई बढ़ गई है और राशन के रेटों में काफ़ी वृद्धि हो गई है। तेल है, दालें हैं, गैस का सिलेंडर है, बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गए हैं। पहले हम हर गृहिणियाँ हर महीने 10,000 रुपये महीना जमा करती थी, लेकिन अब 15,000 के करीब रेट पहुँच अच्छा, आपकी रसोई का जो एक महीने का बजट होता था वो कितना होता था पहले, और अब कितना बढ़ गया है वो? देखिए 8-10 हज़ार रुपये महीना हमारा राशन का खर्चा होता था, लेकिन अब महंगाई के बाद बहुत ज़्यादा खर्चा बढ़ गया है। हमें अलग से 4-5 हज़ार और एक्स्ट्रा निकालने पड़ते हैं। इसके साथ साथ हमें बच्चों की स्कूल की फ़ीस भी देनी पड़ती है और तरह तरह के बहुत खर्चे हैं। तो महंगाई बहुत बढ़ गई है और हम गृहिणियों के ऊपर बहुत ज़्यादा वज़न पड़ गया है। रसोई का बजट संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो गया, लेकिन जिस तरह आप 4-5 हज़ार का जो जिक्र कर रहे हैं कि इतना बड़ा है, सबसे ज़्यादा किस पे खर्च करना पड़ रहा है अब? और सब्जियों की बात करें, तेल की बात करें, दाल की, या रसोई गैस की बात करें? सबसे ज़्यादा तो सिलेंडर पे ही खर्च करना पड़ रहा है। हर महीने इतना महंगा सिलेंडर है, काफ़ी रेट बढ़ गए हैं सिलेंडर के भी। दालें इतनी महंगी हो गई हैं, दाल तो हर रोज़ एक टाइम खानी ही पड़ती है, लेकिन उसके भी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। हर चीज़ में रेट बढ़ गए हैं, तो ये हमारे लिए एक कठिन है, मुश्किल है रसोई को चलाना, रसोई चलाना, लेकिन कठिन हो गया है। लेकिन इसके साथ साथ में जिस तरह पेट्रोल और डीजल के भी दाम बढ़े, तो अमूमन जो अगर सब्जियों की बात करें तो वो सब्जियों के दाम भी उसके हिसाब से बढ़ जाते हैं। तो अभी क्या सब्जियों के भी दाम बढ़ रहे हैं? सब्जियों के भी बहुत ज़्यादा दाम बढ़ रहे हैं। प्याज ले लो, टमाटर ले लो, हर सब्जी के दाम बढ़ रहे हैं। सब्जियाँ पहले सस्ती थी, लेकिन हमारे भारत देश जो है, भारत में इतनी खेती होती है, सब्जियां होती है, यहाँ भी इतनी महंगाई है, तो हमारे लिए बजट संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। देखिए सवाल तो है ही, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं किसान प्रधान, कृषि प्रधान देश है और यहाँ भी सब्जियों के दाम महंगे हैं, तो क्या कुछ अपील करना चाहेंगे सरकार से, या किस तरह से ये कम बजट आपका जो है वहीं रहे वो? देखिए मैं अपील करना चाहती हूँ सरकार से, ये निवेदन करती हूँ कि हम गृहिणियों की सहूलियत के लिए बजट में थोड़ा सा रेटों की कमी करें, सामान को सस्ता करें, जिससे कि हम अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है अच्छे से गुजार सके, बजट को कंट्रोल में कर सकें। बिल्कुल, देखिए ये कहीं ना कहीं वाजिब सा सवाल है, और कहीं ना कहीं सरकार से इसी बात को लेकर अपील है कि जिस तरह से लगातार रसोई का जो बजट है वो बढ़ता जा रहा है, तो आम गृहिणियों के लिए मुश्किल हालात से बनते जा रहे हैं। चाहे सब्जी की बात करें, रसोई गैस की बात करें, इसके अलावा खाद्यान्न पदार्थ, चाहे दाल, तेल, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं, लेकिन इनके दामों में जिस तरह उछाल आ रहा है वो कहीं ना कहीं परेशानी महिलाओं की बढ़ा रहा है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया। तो सीएम फ्लाइंग एक्शन मोड में आ गई है और एक बार फिर बल्लभगढ़ विक्रेताओं की दुकानों पर छापा मारा है। सीएम फ्लाइंग को मिलावटी घी बेचने की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। फ्लाइंग ने एक हफ्ते पहले भी दुकान पर छापा मारकर कार्रवाई की थी। तो ट्रेड यूनियन के आह्वान पर हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों की हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी है। रोडवेज यूनियन के प्रधान रविंद्र नागर का कहना है कि हड़ताल का आज दूसरा दिन है और आज भी हरियाणा रोडवेज के बल्लभगढ़ डिपो से सभी बसें बंद हैं। सरकार ने 2018 से हमारी मांगों को पूरा नहीं किया, जिसको याद दिलाने के लिए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हरियाणा रोडवेज की 2 दिन की हड़ताल से यात्रियों को भी परेशानी हो रही है और इसकी जिम्मेदार सरकार है। अगर सरकार अभी भी उन सभी मांगों को पूरा नहीं करती है तो आने वाले 13 अप्रैल से 17 अप्रैल तक ऐसे ही बसों को बंद कर हड़ताल की जाएगी। बस की हड़ताल है, तो क्या आप लोगों को पता नहीं था? हमको तो पता नहीं था। आप पहुंचे हो तो कैसे जाओगे घर तक? कोई बहाना ही नहीं है। तो क्या करोगे अब? क्या करेंगे, प्राइवेट वाले ज़्यादा पैसे ले रहे, प्राइवेट बसें नहीं चल रही।
कब से बैठे हुए हो आप? 8 बजे 8 बजे से बैठे हो, लेकिन अभी तक कोई साधन नहीं मिला। अभी कोई साधन नहीं। और क्या, परेशानी तो हो ही रही है, बच्चों को भी होगी। क्या करोगे अब आगे? कैसे घर तक जाओगे? क्या करेंगे, वापिस जाएंगे, फिर देखेंगे कल। इससे सरकार को फायदे के अलावा आम कर्मचारियों को नुकसान है। इतनी बढ़िया ये पेंशन है स्कीम, तो सरकार खुद क्यों नहीं लेती? एमएलए एमपी अपने आप ले लें इसको, बहुत ही बढ़िया है तो दौड़ के लें इसको। तो सबसे पहला है विरोध इसी का है कि ये एनपीएस स्कीम को रद्द किया जाए। हमारा लक्ष्य था वो हमारा पूरा है। मैं पर एक बात कहना चाहूँगा हरियाणा की जनता से और फरीदाबाद की जनता से, जो उनको तकलीफ हुई है उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। पर बाकी हम चाहते हैं अभी व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए। किलोमीटर की जो बसें हैं वो किसी को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा रही हैं। हम चाहते हैं रोडवेज के बेड़े में नई बसें आ जाएं। अगर 14,000 बसें आएंगी तो रोडवेज के लोगों को, आम जनता को रोजगार भी मिलेगा और रोडवेज जो बेहतर सुविधा देती है जनता को, वो आगे चल के आम जनता तक सुविधा दे पाएगी। तो फरीदाबाद में परिसीमन के बाद अब 40 की जगह 45 वार्ड बनाए गए हैं। निगम की तरह से परिसीमन के बाद जहां एक तरफ आम लोग सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं एनआईटी विधायक नीरज शर्मा ने भी विरोध जताया है और जिला उपायुक्त से मिलकर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं। नीरज शर्मा ने कहा कि जिस अधिकारी को वार्ड बंदी की जिम्मेदारी दी गई थी उसने अपना काम सही ढंग से नहीं किया। उन्होंने कहा कि अपनी आपत्ति डीसी जितेंद्र यादव के सामने दर्ज करा दी गई है। यदि आपत्तियों पर विचार नहीं किया गया तो वे फिर विधानसभा और हाईकोर्ट में अपनी बात को लेकर जाएंगे। मैंने तो परिसीमन से पहले डीसी साहब को 6 बार फ़ोन किया था कि भाई आप मेरी विधानसभा के लिए मुझे समय दो, मुझे कुछ सुझाव देने हैं जो परिसीमन में मुझे विसंगतियां मिल रही हैं। सबसे पहली तो मैं इस जो परिसीमन में एडवाइज़र लगाया है रवि सिंगला, उसी के खिलाफ मैं खिलाफ नहीं हूँ। जो व्यक्ति FIR नंबर 3/2019 FIR दर्ज है, रिटायर्ड हो गया, सरकार कह रही है ये अफसर करप्ट है, ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कह रही है। आपको करोड़ों हरियाणा की जनता में कोई और काबिल आदमी नहीं मिला इस काम के लिए, सिर्फ एक रिटायर्ड अफसर मिला आपको, वो भी करप्शन में संलिप्त अफसर मिला। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है जनगणना के मुद्दे को लेके, वो जो भारत सरकार की चाहत है उसमें इसकी भिन्नता है। बल्लभगढ़ के मेन बाजार अतिक्रमण को लेकर जनता परेशान है। नगर निगम कमिश्नर यशपाल यादव की तरफ से अतिक्रमण के खिलाफ चलाई गई मुहिम फेल साबित होती दिखाई दे रही है। तो बल्लभगढ़ में दुकानदारों के बाहर अतिक्रमण करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से बाजार में जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। कई दुकानदार ऐसे हैं जो अपनी दुकान के आगे पटरी पर सामान बेचने वालों को सड़क पर जगह दे देते हैं और इसकी एवज में उनसे किराया भी वसूलते हैं। इसकी वजह से ग्राहकों को आने जाने में परेशानी उठानी पड़ती है। मैं प्रशासन की कमी ज़्यादा मान रहा हूँ मैं, क्योंकि 1-2 महीने तो इतना वो रहा, आम पब्लिक बहुत खुश थी, लेकिन आज बाजार में पूरी तरह से जाके आदमी जहाँ देखो हर दुकानदार ने 8-8, 10-10 फुट बाहर निकाल रखा है। घंटाघर से लेकर अम्बेडकर चौक तक तो इतना बुरा हाल है जो पब्लिक निकल ही नहीं सकती। अब वो फट भी लगने लग गए और हमने ज्वाइंट कमिश्नर पे कोशिश करी है कि जल्दी ही उनको हमें बुलाया जाए, ताकि इस मीटिंग को जो कार्रवाई हमारे कमिश्नर साहब ने करी थी वो ऐसी कार्रवाई थी जिससे अगर ये 6 महीने भी चल जाती ना तो दुकानदार भी खुश रहते और जाके आदमी बाजार भी जाके आदमी आम पब्लिक भी खुश रहती। साफ प्रशासन की कमी भी है, प्रशासन जब कोई शक्ति नहीं है। और जहाँ तक भीड़ की बात है, अतिक्रमण की बात है, व्यापारियों ने तो कर ही रखा है, कुछ लोगों ने अपनी दुकानों के आगे पट्टी लगवानी शुरू कर दी है। यशपाल यादव जी ने आज से कुछ महीने पहले एक मुहिम चलाई थी पूरे फरीदाबाद शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए। उस मुहिम के तहत तो उस टाइम बहुत अच्छे काम हुए थे, दुकानदारों से कहा गया था, उन्होंने अपने माल अंदर कर लिए, रेहड़ी पटरी वालों को भी हटाया गया, लेकिन कुछ समय बाद दुकानदारों पे तो आज भी वही शिकंजा कसा हुआ है। तो फरीदाबाद मेट्रो न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।
प्रेजेंटेड बाय 90 वर्षों से महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि वेटॉनिक।